वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आ गए हैं हमारे टेस्ट नंबर 11 पे, जो कि होगा हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, तीनों के मिक्स क्वेश्चंस हैं इस टेस्ट में। 100 क्वेश्चंस का ये कंपाइलेशन है। आप लोगों को क्या करना है, अभी तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आप लोगों को टेस्ट अटेम्प्ट करना है, मेरे साथ साथ अपना स्कोर कमेंट डाउन करना है, प्लस एक A4 शीट फॉर 1 टेस्ट। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं हर जगह, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आप माने मत माने इंटरव्यू तक में पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट फैक्ट पूछ रहा है, महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल किसने दिया? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू तक काम आएंगे, जो हम आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज में कवर करा रहे हैं। तो प्लीज टेस्ट सीरीज को सीरियसली लीजिए, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। बहुत मेहनत लग रही है आप लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाने में, तो हमें उम्मीद है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप इसका अच्छे से लाभ उठाएं। तो टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी पीसीएस प्री के लिए हमारा सेक्शनल टेस्ट 11 पे आ गए हैं हम। 10 टेस्ट हम पूरे कर चुके हैं। हिस्ट्री का टेस्ट होगा ये, एंशिएंट, मिडियावाइल और मॉडर्न मिक्स टेस्ट है ये, ठीक है। शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये बोल रहा है जो मेजर ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं, कौन सी? चाल्कोलिथिक कल्चर्स, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कायट, अहाड़, मालवा, जॉर्वे, आपको बताना है पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये ऑलरेडी सही अरेंज्ड है। पहले होगा कायट कल्चर, फिर अहाड़, फिर मालवा, फिर जॉर्वे। आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। अब तक देखिए जितनी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत बेस आपका इन चीजों का बन गया होगा। आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि कौन सा एरिया बेसिकली ये वाले एरियाज कवर करते थे। मतलब कायट कल्चर कहां पाया जाता था, अहाड़ कहां पाया जाता था, मालवा, जॉर्वे, ये कौन से वाले एरियाज थे। टू बी स्पेसिफिक, क्षेत्र बताने हैं आपको, ठीक है। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और अब देखिए, अब स्कोप नहीं है बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की गलती का या फिर ढील का। आप टेस्ट सिंपल है, 1 A4 शीट फॉर 1 टेस्ट पेपर, सिंपल सा रूल है। जो गलतियां हो रही है फटाफट नोट करते जाओ। दूसरा क्वेश्चन देख लो, गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। महदाहा एक साइट है, ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है, यहां से पशुवध स्थल के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। मीजोलिथिक साइट है, कैटल स्लॉटर का यहां से एविडेंस ऑब्टेन किया गया है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे के पुरातात्विक साक्ष्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में अवस्थित बिलासुर गांव से प्राप्त किए गए हैं। किसके एविडेंस बोल रहा है? ओल्डेस्ट स्टोव के। कहां से मिले हैं? ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम बात होती है। बताना है आपको कौन सा गलत है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर है नाइदर 1 नॉर 2। दोनों ही बातें एकदम सही है, याद रखिएगा। डायरेक्ट देखिए, इनसे आपकी दो चीजें प्रिपेयर हो गई। महदाहा क्या है, कौन सी साइट है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है, मीजोलिथिक साइट है, ठीक है। और कैटल स्लॉटर यहां से पता चलता है कि ऐसा होता था उस टाइम पे, और यहां से ये पता चलता है कि चूल्हा, स्टोव के जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से मिले हैं। चलिए थर्ड, अब देखिए ऐसे सवाल बहुत आते हैं। टर्म का मतलब पूछता है, डॉल्मेन का मतलब पूछ रहा है। ये डॉल्मेन का मतलब क्या है बताइए? बंजर भूमि पर निर्मित समाधियां, बैरन लैंड पे मॉज़ोलियम्स, गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां, किले के ऊपर, महल के ऊपर। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुर्दों पर निर्मित समाधियां, मॉज़ोलियम्स जो हैं, जो डेड के ऊपर बनाए जाते थे। तो कोई भी टोम्ब मान लीजिए, जो हम मिडीवल टाइम पे भी पढ़ते हैं, कोई भी मकबरा, उसको भी आप डॉल्मेन बुला सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। गुजरात स्थित लंगनाच के से 14 मानव कंकालों के साक्ष्य प्राप्त किए गए। प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ये हमने इसको स्टेटमेंट बेस्ड में दिया है। 14 ह्यूमन स्केलेटन्स का एविडेंस कहां से? लंगनाच, गुजरात में। दमदमा से क्या मिला है? उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ये मीजोलिथिक साइट है। प्रतापगढ़ में स्थित सराय नाहर राय से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। मतलब 4 ह्यूमन स्केलेटन्स वर बरीड टुगेदर। आपको बताना है गलत कौन सा है, बताइए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? गलत विकल्प का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देख लीजिए आप,
यहां से 14 नहीं 41 स्केलेटन्स मिले थे, तो इसको उलट के पूछा गया आपसे, 41 मिले थे, ठीक है। और 41 कहां से मिले थे? दमदमा से। पहली चीज तो ये कि एविडेंस ऑफ 14 ह्यूमन स्केलेटन्स कहां से मिले हैं? लंगनाज, जो कि लोकेटेड है कहां पे? गुजरात में। और 41 जो हैं दमदमा से मिले हैं, 41 शवधान प्राप्त हुए हैं दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और इस तरह के जो मौजोलियम है वो सराय नाहर से भी लोकेटेड है, सराय नाहर में से भी मिले हैं, जो कि कहां पे लोकेटेड है? प्रतापगढ़ में, जहां से 4 ह्यूमन स्केलेटन्स जो थे वो एक साथ बरीड थे। इसको आप जरा करेक्ट कर लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये होगा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो ये करेक्ट पूछ रहा है आपसे, तो और ये तीनों ही बातें एकदम सही दी गई हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा 1, 2 और 3। और ये कहां पे लोकेटेड है? ये इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है, सराय नाहर राय। और दमदमा कहां पे है? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। और लंगनाच कहां पे? गुजरात में। एक बार याद रखना, कई बार साइड्स मैच करने भी आ जाता है। और दमदमा से जो है क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडीज यहां से भी मिली हैं बहुत सारी, ठीक है, और यहां से भी मिले हैं, तो दोनों ही जगहों से ह्यूमन बॉडीज मिली हैं, मानव कंकाल पाए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो 5th क्वेश्चन। और कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस में कुछ लगे प्रॉब्लम तो आप भी कमेंट डाउन कर सकते हैं, हो जाती हैं कई बार चीजें ना, तो दिस शुड बी करेक्ट। चलिए, अब सही मिलान करना है हमें, मैच द फॉलोइंग। बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, नव पाषाण स्थल दिए हुए, न्यूलिथिक साइट्स और उनकी लोकेशन दी हुई है, तो एक बार आप ऐसे पढ़ लिया कीजिए, उससे क्या होता है ना, आपकी ये प्रिपेयर हो जाएंगी कि अच्छा ये न्यूलिथिक साइट्स हैं। तो गुफ्रकार, कोल्डियावा, सेनुअर और सरताऊ आपको मैच करना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए आप, गुफ्रकाल कहां पे है? कश्मीर में है। कोल्डियावा कहां पे है? ये उत्तर प्रदेश में, यहां से चावल मिले थे, पढ़ा है आपने एंशंट में, और ये सब बताया जाएगा आपको हिस्ट्री की लिस्टिंग में। सेनुअर कहां पे है? आपका बिहार में है। और सरताऊ कहां पे? आपका असम में है। तो ये सारी ही एकदम ठीक है। चलिए, 6th, हड़प्पा सभ्यता में के सबसे दक्षिणी स्थल का चयन कर। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सदर्न मोस्ट साइट आपको पता होना चाहिए, सबसे ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सारे आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे अभी सब, या मैं आपको बताऊं? चलिए पहले आप ये बताइए, सदर्न मोस्ट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सदर्न मोस्ट हो जाएगा दायमाबाद, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ सारे, एक बार आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। वेस्टर्न मोस्ट साइट, अगर हम वेस्ट देखो तो वेस्ट वाली जो साइट है वो कौन सी है? वो है सुतकानगुर, ये वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद आपकी आलमगीरपुर क्या है? ये ईस्टर्न मोस्ट है। कहां पे आलमगीरपुर? ये भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और मांडा कहां पे है? मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, तो ये नदरन मोस्ट हो गई। और मैंने आपको सदरन मोस्ट पूछी हुई है, तो आपकी चारों प्रिपेयर हो गई। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है कालीबंगा से बैल की ताम्र मूर्ति प्राप्त की गई है, कॉपर आइडल ऑफ बुल। लोथल से कुत्ते की ताम्र मूर्ति प्राप्त की गई है, कॉपर स्टैचू ऑफ अ डॉग फ्रॉम लोथल। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। मेलुहा जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया है? फ्रॉम सिंध। और दिलमुन, इसकी पहचान फारस की खाड़ी से, क्या है फारस की खाड़ी? पर्शियन गल्फ से, जो कि यमन में है, उससे की गई है। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आपको पता है दिलमुन, इसकी पहचान फारस की खाड़ी से की हुई है, पर्शियन गल्फ से, लेकिन कहां से की हुई है? बहरीन से, ना कि यमन से, ठीक है। बहरीन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे एकदम पिन पॉइंट फैक्ट भी पूछ सकता है, बाकी ये बिल्कुल ठीक बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। कहां कहां पे लोकेटेड है कालीबंगा? बताइए मुझे कहां पे, लोथल कहां पे है? ये आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। 8th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल के वृक्ष की आकृति मिली है, मतलब बोल रहा है शेप ऑफ पीपल ट्री इज फाउंड ऑन द सील्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था, मतलब कि जिसका लोअर टाउन था उसके भी चारों तरफ वॉल थी। हरियाणा के बनावली से पकी हुई मिट्टी से बने हल की प्रतिकृति मिली है। रेप्लिका मिला है किसका? प्लो का, PLOUGH होगा इसका स्पेलिंग। मेड ऑफ बेक्ड क्ले, कहां से? बनावली, हरियाणा से। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, बता दीजिए फटाफट से कौन सा करेक्ट है। सारी बातें एकदम ठीक है, आपको प्रिपेयर कराने के लिए कराई जा रही हैं, तो अब तक तो ऐसे क्वेश्चंस में आपका तुक्का भी ठीक होने लगा होगा, पर ये तुक्का इसी टेस्ट में ठीक होगा, एग्जाम में ना चलाना ये चीज। यहाँ पे आपको दिस, यू आर इन योर प्रेपरेटरी फेज,
और वहां पे आपको एग्जीक्यूटरी फेज में होंगे आप, तो इन चीजों का फर्क ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको प्रिपरेशन के लिए आपको लग रहा होगा कई क्वेश्चंस में ज्यादातर चीजें तीनों सही होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि आप प्रिपेयर कर लें चीजें। आपको वहां पे वो रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं और हम सिलेक्ट करवाने के लिए। तो ये आपको याद रखनी है कि ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि सील्स जो थी हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन वाली, वो कौन कौन सी शेप्स में या कौन कौन से ट्रीज मिलते थे, ऐसे पूछ लेगा। और ये जो एकमात्र है वो तो भैया उस पर तो क्वेश्चन आ ही सकता है। चलिए 9th, हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित कुणाल स्थल, कुणाल साइट, ओके, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। कुणाल स्थल की खोज जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट द्वारा 1976 ईस्वी में की गई थी। कुणाल साइट को डिस्कवर किया था जिसने। हड़प्पन कालीन स्थलों में कुणाल से गर्त आवास क्या होते हैं, पिट ड्वेलिंग के प्रमाण प्राप्त किए गए हैं और हड़प्पा शैली के लाल मृदभांड, रेड पॉटरी, सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुए थे। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। ये क्यों गलत है? ये 1974 में इसको खोजा गया था। जिन्होंने खोजा वो ठीक है, लिस्टिंग वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। कौन सी साइट किसने खोजी? आपको लगता है क्वेश्चंस नहीं आते, ये क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, और जब आप आएंगे तो फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे। तो आपको ऐसे नहीं रहना है, आपको प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन, किस देश में अवस्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित मुंडीगाक और शॉर्तुगई नामक दो महत्वपूर्ण स्थलों की खोज की गई? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, देखो गलत मत करना। 2 इंपॉर्टेंट साइट्स नेम्ड मुंडीगाक एंड शॉर्तुगई कहां पे हैं, कौन सी कंट्री में है भाई? पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान। भाई अफगानिस्तान तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। शॉर्तुगई से तो चलो, मुंडीगाक नहीं पता होगा, शॉर्तुगई से तो बता ही दोगे, अफगानिस्तान है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। जल भंडारण का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, किसका? एविडेंस ऑफ वाटर स्टोरेज। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, धौलावीरा नामक प्राचीन स्थल से प्राप्त की गई है। पहले तो दिमाग में ये लगा लो, लोथल कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है, तुरंत बेसिक तैयार होगा तब नेक्स्ट स्टेप पे जाना। और ये अब तक तैयार हो गया होगा, 100 बार करा दिया मैंने टेस्ट में। हम लोग हिस्ट्री के बहुत टेस्ट करवा रहे हैं आपको। आप बता दीजिए मुझे इसका सही आंसर। दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। लोथल पोर्ट था कि नहीं था? बीड्स मेकिंग ये सब यहीं पे होता था, बेसिक एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। और यहाँ पे तो ये वाली चीजें हैं, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ज्यादातर ये फैक्ट दिया नहीं होता हर जगह। 12वां गलत, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानघर की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी, ग्रेट बात बोल रहा है। सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन आर.पी. चंद ने किया था, थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन। स्वतंत्रता के बाद भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक सिंधु पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट इंडस आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहां से मिली हैं? आंध्र प्रदेश से। इंडिपेंडेंस के बाद बोल रहा है। भिराना हरियाणा में स्थित परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। जो भिराना है वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर का है। बोल रहा है गलत कौन सा है, बताओ कौन सा है? तो गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया सी। इससे आपको थोड़ा सा लगा होगा कि आंध्र प्रदेश में तो आपने इतनी साइट्स नहीं पढ़ी हैं। ये बेसिक दिमाग से भी हो जाएंगे क्वेश्चंस कि आंध्र प्रदेश लगता है आपको, आपने अगर थोड़ी बहुत किसी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी है, किसी ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक आध वीडियो भी देखा है गलती से, तो उसको भी ये चीज का अंदाजा लग जाएगा कि भाई आंध्र प्रदेश में तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड तो नहीं पढ़ी है चीजें। तो सब यही गलत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वैसे है कहां से मिली है? सबसे ज्यादा मिली है गुजरात से, ठीक है। धोलावीरा, कालीबंगा, ये सब कहाँ है? ये बताओ कहाँ है? और ये याद रखना भिराना कहाँ है, बाकी ये तो पता ही होगा। 13th देख लो, गलत विकल्प का चयन करना है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अवस्था पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। अवस्था सुना आपने, ओल्डेस्ट बुक ऑफ ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। विदाथा या विदत मोस्ट एंशिएंट इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्यंस। आजीवन अविवाहित रहने वाले पुरुषों को अमाजू कहा जाता था। बताइए, मेन हु रिमेन्ड अनमैरिड फॉर लाइफ वर कॉल्ड दी अमाजू। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। फेवरेट एनिमल बोल रहा आर्यंस का क्या था? हॉर्स। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ा आपने पहले? सी हो जाएगा इसका आंसर। पहले तो याद कर लो, अवस्था, पारसी, विदत, आर्यंस घोड़े, ऐसे करके कैसे भी रट लो भाई। अब जो आजीवन अविवाहित रहने वाले पुरुष नहीं, जो महिलाएं थी, विमेन, दे वर कॉल्ड अमाजू। ये फर्क है बस। और आर्यंस का फेवरेट एनिमल क्या था? घोड़ा था। हॉर्स पावर। चलिए 14th,
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। ऋग्वेद का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेद व्यास ने किया था। कंपाइल्ड बाय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, इसे नदीतमा कहा गया है। मोस्ट सेक्रेड रिवर वाज सरस्वती। असतोमा सदगमयो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। वर्ण शब्द, वर्ण समझते हैं कहां पे मेंशन्ड है पहली बार? ऋग्वेद में। बताइए गलत। टेस्ट तैयार कर लो भैया, पार लग जाएगी गाड़ी आपकी। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी किसी ने पढ़ा है तो। असतोमा सदगमय कहां से लिया गया है बताओ, जल्दी बता दो। बृहदरंक्य उपनिषद से लिया गया है, ना कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बाकी सब बिल्कुल ठीक है। नदी तमा, देवी तमा, इनको नदियों को कहा जाता था। और ये कृष्ण द्वैपायन याद रखना और वर्ण याद रखना कब मेंशन्ड है। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। चलो यही तारीफ लिख दो, कमेंट डाउन कर दो कि भाई कुछ कुछ भी कहो, हमें आता है नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। चलिए 15th, उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्थित हरहा में पाया गया ईशान वर्मन का हरहा पत्थर शिलालेख मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय अभिलेखों में से एक है? इंग्लिश वाले जरा रुकें, बताया जाएगा आपको। The Haraha stone inscription of Ishan Varman found at Haraha, it's a place in Uttar Pradesh, is one of the oldest and most important epigraphic records of the Mokharis. आपको बताना है which district of उत्तर प्रदेश? बाराबंकी, मेरठ, सहारनपुर या फिर बदायूं? बता दो मैम, क्वेश्चन इतना मुश्किल है, क्या बता दें हैं? बाराबंकी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको प्रिपेयर करना है। गलती से भी ये आया हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कहां की बात हो रही है। बाकी इन्फॉर्मेशन देखिए, इन टेस्ट सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि तो पैटर्न से अलग है। पैटर्न से अलग क्यों है बताती हूं मैं आपको। पैटर्न से अलग नहीं होंगी तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? फिर तो वही गलतियां करोगे। अब एक ये देख रहे हो पूरा क्वेश्चन, इसमें पूरा एक फैक्ट तैयार हो गया। अब इसका नोट बना लो अपना पन्ने पे एक। हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन यूपी में है, बाराबंकी में, वहां पे ईशान वर्मन का इंस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, चलो 16th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। भीतरगांव टेम्पल कहां पे है? कानपुर यूपी में। 5th सेंचुरी से 6th सेंचुरी में बना था, ये बोल रहा है। इंद्रप्रस्थ में गैरिक मृदभांड पात्रों का नामकरण हुआ था। गौरिक पॉटरी का नाम पड़ा था कहां पे? इंद्रप्रस्थ में। सतवाहन काल में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। सतवाहन टाइम में कौन सी थी ऑफिशियल लैंग्वेज? प्राकृत। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बॉक्सोई अभिलेख सूचना देता है। बॉक्सोई इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म करता है द कमिंग ऑफ आर्यंस फ्रॉम ईरान टू इंडिया। कौन सा बताना है आपको? इनकरेक्ट बताना है, बताओ जल्दी। सेकंड है गलत। इट इज नॉट इंद्रप्रस्थ, इट इज हस्तनापुर नियर मेरठ। ठीक है, बाकी चीजें बिल्कुल ठीक है, ये याद रखना कहां पे है। अच्छा, ये भीतरगांव जो टेम्पल है ये कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है? नगर स्टाइल है या द्रविड़ स्टाइल है? बताइए। और ये बोगोजाई इंस्क्रिप्शन याद रखना, ईरान का है। ये बताता है आर्यंस का आना फ्रॉम ईरान टू इंडिया। चलिए 17th, निम्न से कौन सा विकल्प गलत है? पहले तो ये ध्यान से देखा करो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। पुरुष मेघ हैज बीन मेंशन्ड इन शतपथ ब्राह्मण। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य बिंदुसार द्वारा स्थापित किया गया था। फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर। पाटलिपुत्र नगर के अवशेष कुप्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। द रिमेन्स ऑफ पाटलिपुत्र कहां से मिले हैं? कुप्रहार से। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागे का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड मेडिसिन गार्डन। बताइए कौन सा गलत है? क्या हो जाएगा आंसर? भाई थोड़ा बहुत भी किसी ने पढ़ा है ना तो वो बता देगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। कहीं पढ़ा है कि बिंदुसार ने पहला अखंड भारत या फिर वो सब इंस्पायर किया था? वो सीरियल नहीं आता था आपका, किस पे आता था? कलर्स पे, स्टार प्लस पे, उसी से पता लग जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार नहीं होगा इसका आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य, CGM ऐसे याद कर लो। चलिए बाकी ठीक है, बिल्कुल पढ़ लो एक बार। पुरुष में एक शतपथ ब्राह्मण, बस ये गलत है, बाकी ठीक है। 18वां, सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध ईश्वर वर्मन से है। द जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन। गया ताम्रपत्र में
समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है कहां पे? गया कॉपर प्लेट पे। प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक में 14वीं शताब्दी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण देती है। द बुक नेम्ड प्रबंध चिंतामणि इट गिव्स डिटेल्स अबाउट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द 14th सेंचुरी। आपको बताना है कौन सा सही है। तीनों ठीक है, 1, 2 और 3 बिल्कुल ठीक दी हुई हैं तीनों बातें। याद भी करनी है ये। किसने लिखी थी ये बुक और कौन सी? पता है प्रबंध चिंतामणि है कौन सी लिटरेचर की? ये जैन लिटरेचर की किताब है, ठीक है, और जैन लिटरेचर की किताब है और इसको कंपोज किया था मेरुतुंग आचार्य ने 1305 में। 2 बातें एडिशनल हैं, बाकी बातें लिखी हुई हैं, याद कर लो। चलो 19th, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन इज इनकरेक्ट। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास इज मेंशन्ड इन दी ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन II। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। फेमस बैटल ऑफ तकोलम, ईयर याद होना चाहिए इसका। चीनी यात्री मैटविलन ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चालुक्यास। रोहिलखंड का प्राचीन नाम जेजात भुक्ति था। द एंशिएंट नेम ऑफ रोहिलखंड वाज जेजात भुक्ति। वेरी नाइस क्वेश्चन, बताओ आंसर। भाई ये बता दोगे? देखते ही नहीं बताओगे। बुंदेलखंड का था ना कि रोहिलखंड का। बाकी चीजें बिल्कुल तीनों ठीक दी हुई हैं। बैटल ऑफ टकोलम का मेरे को ईयर कमेंट डाउन करके बताओ फटाफट। लिस्टिंग वीडियो वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ कवर हो जाएगा उसी से, ठीक है। 20th क्वेश्चन, मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख ने किस शासक रुद्रमन के आदेश पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? क्या बोल रहा है? मौर्यन पीरियड, सुविशक द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र हैड रीबिल्ड सुदर्शन लेक ऑन द ऑर्डर्स ऑफ व्हाट रूलर ऑफ रुद्रमन? किन का रूलर था बेसिकली रुद्रदमन? पल्लव, शक, पांड्या, सतवाहन? बता दोगे तो नहीं बता पाओगे। शक रूलर था ये, ठीक है, SHAKA। मौर्यन पीरियड के बाद सुविशक आया था, गवर्नर था सौराष्ट्र का, इसने बनवाया था सुदर्शन लेक दोबारा से। शक रूलर थे एक रुद्रदमन, उनके ऑर्डर्स पे, ठीक है। चलिए 21, जलकर क्या बोल रहा है? वाटर टैक्स किस राजवंश के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? वाटर टैक्स हैड बीन इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी? गढ़वाल डायनेस्टी, परमार, राष्ट्रकूट, चालुक्य? सबके फाउंडर्स के नाम पता होने चाहिए, पहली चीज तो ये। जो क्वेश्चन पूछा है वो तो बताओ ही, उसके अलावा भी बताओ, है ना। तो गढ़वाल रूलर्स ने, याद रखना, वाटर टैक्स नाम का एक टैक्स था जो इन्होंने, इनके गढ़वाल जो रूलर्स हैं इनके अभिलेखों पे या फिर रिकॉर्ड्स पे मिलता है। 22, सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन 1 डिफीटेड पुलकेशिन II एंड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ वातापी कोंडा। श्रवणबेलगोला को जैन काशी कहा जाता है जो गोमतेश्वर की ऊंची मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। श्रवणबेलगोला इज कॉल्ड जैन काशी, जो बहुत ऊंचा आइडल है ऑफ गोमतेश्वर, इट इज फेमस फॉर दैट। विशुद्धिमग बुद्धघोष द्वारा पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। यह त्रिपिटक के बाद सबसे महत्वपूर्ण थेरवाद ग्रंथ माना जाता है। Vishuddhimagga is a text composed in Pali language by Buddhaghosh and it is considered the most important Theravada text after Tripitak. आपको बताना है कौन से ऑप्शंस सही हैं। तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं और तीनों ऑप्शंस आपको याद करने हैं, याद रखना। अब मैं इसमें बताऊं, इतना सही ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इसलिए प्रिपेयर कराए जाते हैं कि जिससे चीज यहाँ पे तैयार हो जाए आपकी, ठीक है। और कहीं आसमान से नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस, सब बेसिक किताबों में से ही हैं, ध्यान रखना। कौन सा होता है थेरेवाड बुद्धिज्म, पता है? बताओ जरा मुझे। कई बार ये चीज मैं बता चुकी हूँ डिफरेंट जगहों पे लिंक करा के हर तरीके से। अब बता दो मुझे जरा कोई। 23, निम्नलिखित में से किसने मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है? Who among the following have mentioned the sun temple of मुल्तान? ये सारे के सारे वो दिए मैं 100 बार बता चुकी हूँ ट्रैवलर्स के बारे में। ट्रैवलर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और किसने क्या किया है, ये ऐसे टेस्ट में अलग अलग करके पूछा जा रहा है। बता दो किसने किया है। तो ये किया है इन सभी ने, ह्विनसांग, आबुजई, अलमसूदी, अलबरूनी, सभी ने किया है कि सन टेम्पल ऑफ मुल्तान।
24 देख लो, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह रुद्रदमन के जूनागढ़ के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि गुजरात वाज इंक्लूडेड इन द एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। दिस इज प्रूव्ड बाय द रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़ ऑफ रुद्रदमन। अशोकाराम मठ पाटलिपुत्र में अवस्थित है। ठीक है। ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था, मतलब काउ वाज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल असेट। शिशुनाग के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की शक्ति का विस्तार हुआ था। मगध पावर ओवर मालवा वाज एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शिशुनाग। यू हैव टू टेल दी करेक्ट, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक दी हुई हैं। गुजरात था चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में, ऐसा लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़ में। और अशोक राम मठ जो है ये कहां पे है? पाटलिपुत्र में है। और ये तो आपको पता ही है। तो तीसरा तो देखो अब एक चीज देख लो, एलिमिनेशन से अगर करो तो तीसरा पता मान लो आपको, तो तीसरा तो सब में है, ज्यादा मदद नहीं हो पाई, तो इसीलिए कहीं पे आपका एलिमिनेशन ऐसे काम करेगा और कहीं पे नहीं भी करेगा। 25 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुट्टिनिमत नामक ग्रंथ के लेखक समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त वाज द ऑथर ऑफ द बुक नेम कुट्टानिमत। चीनी यात्री फाहिन ने तांग शासकों की राजधानी चांगान से भारत यात्रा की शुरुआत की थी। जो चाइनीज ट्रैवलर था फाहियान, इसकी बेचारे की स्पेलिंग गलत है, EIN, started his journey to India from Changyan, the capital of Tang rulers। और अल मसूदी पाल शासक महिपाल प्रथम के समय भारत आया था। अभी ऊपर देखा था अल मसूदी जिसने सन टेम्पल का मेंशन किया है, इसे थोड़ा ध्यान रखा करो। कब आया था? पाल रूलर महिपाल के टाइम पे। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, बता दो फटाफट से करेक्ट कौन सा है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ दूसरा। क्यों है ऐसा ये देख लो। इसके जो कुट्टिनिमत नामक ग्रंथ है इसके लेखक थे दामोदर गुप्त, ना कि समुद्रगुप्त। अच्छा, जिसने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा है उसने ऐसा कोई पढ़ा है क्या बुक? तो ये इससे एलिमिनेट हो सकता था। ठीक है, थोड़े बहुत कॉमन सेंस से। और आपका जो चीनी यात्री फायान है, इसने तांग शासकों की राजधानी से शुरुआत की थी, ये तो बात ठीक है ही। और अल मसूदी कब आया था? ये प्रतिहार रूलर थे, महिपाल 1। ठीक है, प्रतिहार रूलर, पाल शासक नहीं थे ये। इसलिए कहते हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है पढ़नी। पाल, चालुक्य, इन सब के आपको रूलर्स के नाम पता होने चाहिए। महिपाल 1 ठीक दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, ऐसे खेल गया। ठीक है, तो खेल में नहीं आना है आपको, नहीं तो खेल हो जाएगा। 26 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। राजतरंगिणी 1148 से 1150 के बीच महाभारत शैली में कल्हण द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के हिंदू राजवंशों के इतिहास का वर्णन किया गया है। इट्स एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रिटन इन बाय कल्हण इन द महाभारत स्टाइल। अफगानिस्तान के सासानी राजवंश के अभिलेखों में सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया गया। द वर्ड हिंदुस्तान वाज फर्स्ट मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ ससानी डायनेस्टी ऑफ अफगानिस्तान। आपको गलत विकल्प बताना है कौन सा है, कौन सा है? सेकंड। रीजन क्या? रीजन है पहला ठीक है, पता है। तो राजतरंगिणी कब लिखी गई, किसने लिखी, क्या बताती है, सब एक ही में कवर हो गया या बचा कुछ और? अफगानिस्तान के सासनी राजवंश के जो अभिलेख हैं, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख जहां से मिलता है वो एक्चुअली इट इज नॉट फ्रॉम अफगानिस्तान, इट इज मेंशन्ड इन द ससानी डायनेस्टी ऑफ ईरान। ये ससानी राजवंश अफगानिस्तान का नहीं है, ये ईरान का है। ठीक है, अब इस चीज से तो आई गेस हिंदी वालों को प्रॉब्लम नहीं है ना कि मैंने अफगानिस्तान की जगह ईरान IRAN लिख दिया, ER मतलब ई र और आ और न नहीं लिखा। ये तो आप लोग इतना तो कंफर्टेबल है ना, इतना तो रहना भी चाहिए। देखिए, जब दोनों भाषाओं में आपका पेपर आता है ना, तो आप दोनों पढ़ा कीजिए। कई बार नहीं समझ आ रहा होता, और ये दिक्कत खासकर इंग्लिश वाले बच्चों के साथ होती है, ध्यान रखना। कई बार किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में देख लिया करो फटाक से। तो टेस्ट की जो प्रैक्टिस है ना, वो दोनों भाषाओं में जब करोगे तो स्पीड बढ़ती है, क्योंकि भाई पेपर में तो पेपर कंप्लीट भी तो करना है ना। 27 किस राजवंश के राजाओं द्वारा जारी किए जाने वाले और उनके सचिवों द्वारा दर्ज किए जाने वाले आदेशों को प्राचीन समय में राजश्रवितम कहा जाता था? राजश्रवितम वर्ड ऑर्डर्स थे, वो कौन से राजाओं के टाइम के थे? चालुक्य, राष्ट्रकूट, कदम्ब या सतवाहन? क्या हो जाएगा आंसर? राष्ट्रकूट, बी। बस कई बार ऐसे टर्म पूछ लेता है और उससे रिलेटेड चीजें पूछ लेता है, तो अगर बस ये भी पता है ना कि राजश्रतम जो थे, चाहे कुछ भी थे, वो राष्ट्रकूट से रिलेटेड थे, तो भी बात बन जाती है एटलीस्ट। हालांकि पूरा पढ़ के जाओ। 28
पाल राष्ट्रकूट और डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष जारी रहा और बिहार व आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र उनके बीच विवाद की जड़ बने रहे। द ट्रिपटाइट स्ट्रगल बिटवीन द पाल्स राष्ट्रकूट एंड, तो आसान क्वेश्चन है शायद, continued and the reign of Bihar and modern East Uttar Pradesh remained a bone of contention between them. प्रतिहार, पांड्या, चोल, सतवाहन। बताओ ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल किनके बीच में था? तो फेमस है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ए हो जाएगा आंसर, द वेरी फेमस ट्रिपटाइट स्ट्रगल। 29 चोल प्रशासन के द्वारा सभा को किस अन्य नाम से पुकारा जाता था? वेरी नाइस क्वेश्चन। बाय विच अदर नेम द सभा वाज कॉल्ड ड्यूरिंग द चोल एडमिनिस्ट्रेशन? आपने पढ़ा है ना, इसके अंदर अलग अलग नाम थे, पेरुंगरी, पेरुकमकल, महाजन, वरियार। बताइए सभा को किस नाम से जाना जाता था चोल्स के टाइम पे? तो ये थी पेरुंगरी, असेंबली। सभा असेंबली होती थी ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? असेंबली। और असेंबली के सदस्य को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल, मेंबर्स, सदस्य। यहीं से देखो कई चीजें प्रिपेयर होती जाएंगी। और महाजन कौन थे? ये ब्राह्मण्स का एक इंस्टीट्यूशन होता था, ब्राह्मण्स की एक संस्था होती थी जो कि ग्राम प्रशासन के लिए होती थी, मतलब कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती थी। और वरियार क्या होता था? ये होता था जो, मतलब असेंबली जो है ना, ये किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त करती थी किसी बंदे को, मतलब कोई स्पेशल काम देती थी, ठीक है? तो वो बंदा होता था वरियार, असेंबली ही जो नियुक्त करती थी। और मेंबर्स कौन थे? पेरुमक्कल। और पेरुंगरी क्या है? सभा। डन एंड डस्टेड। 30 निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कनिष्क द्वारा जारी किया गया अंतिम शिलालेख था जो उसने अपने राज्याभिषेक के 23वें वर्ष में जारी किया था? मतलब कौन सा इंस्क्रिप्शन वाज द लास्ट इंस्क्रिप्शन इशूड बाय कनिष्क which he issued in the 23rd year of his coronation? सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, मथुरा। बताओ। तो 30 का आंसर हो जाएगा मथुरा, ठीक है? ये इसका लास्ट इंस्क्रिप्शन था कनिष्क का। अब सारनाथ इंस्क्रिप्शन जो था, सारनाथ जो था बेसिकली ये कनिष्क के जो, मतलब अथॉरिटी थी कनिष्क की बनारस पे और कौशाम्बी पे, ये दोनों ये उसके लिए थे। और सांची का क्या था कि कनिष्क की अथॉरिटी किस पे है? एमपी पे थे ये सारे ही कनिष्क के, लेकिन ये लास्ट था और ये 23rd कोरोनेशन ईयर में उन्होंने अपना जारी किया था। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखना। 31 जहरुद्दीन नस्ल मोहम्मद औफी, जिसने जवामी उल हिकायत नामक ग्रंथ का संकलन किया था, किस तुर्क सुल्तान के दरबार में उसके संरक्षण में रहा करता था? जहरुद्दीन नस्ल मोहम्मद औफी had compiled the text जवामी उल हिकायत। He used to live in the court of which Ottoman Sultan under his patronage? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन बलबन? क्या हो जाएगा आंसर? 31 का आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। जो ये था इसने बुक्स कंपाइल की थी, जवामी उल हिकायत और लवामी उल रिवायत। किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। थोड़ा सा ध्यान रखना, बुक्स एंड ऑथर्स में पूछ सकता है। और ये जो था ये इल्तुतमिश के टाइम पे, इल्तुतमिश का शासनकाल कौन से टाइम तक था याद है? 1210 से 1236 तक। चलो 32 किस शासक के संरक्षण में उसके वजीर मियां भुआ ने संस्कृत भाषा में लिखे गए औषधि शास्त्र के एक ग्रंथ का तिब्बते सिकंदरी या फरंगे सिकंदरी नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अंडर द पैट्रनेज ऑफ विच रूलर हिज विजियर Mia Bhuan had translated a text of pharmacology written in Sanskrit language by the name Tibbete Sikandari and Farangi Sikandari into Persian language. सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम लोदी? हैवी है क्वेश्चन थोड़ा, लेकिन बताना पड़ेगा। 32 का आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के पैट्रोनेज में थे ये मियां भुआन, इन्होंने ट्रांसलेट किया था ये टेक्स्ट संस्कृत लैंग्वेज से पर्शियन में। क्या नाम था? सामने लिखा है, पढ़ के जाओ। बड़े फायदे हैं टेस्ट के, पेपर में जाओगे तो पता लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप लोग कुछ भी नहीं ले रहे हो, देखो एक बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, की जाएंगी, वर्ड है हमारे सर का। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको हमारी पेड क्विज जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो वो आप क्या कर सकते हो, जैसे गेम खेलते हैं ना फोन पे बैठ के, तो वो आधा 1 घंटा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब ये एक सजेशन है मेरा, ये ऐड नहीं है हमारे कोर्स का, लेकिन ये एक सजेशन है। तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चंस की, तो फायदा होता है पेपर में। 33 सही विकल्प का चयन करें।
करेक्ट ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी, लैंड रेवेन्यू जो था हाईएस्ट था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। एक अध्यादेश द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 55% भूमि कर के रूप में निश्चित किया था। बाय एन ऑर्डिनेंस ही फिक्स्ड 55% ऑफ द प्रोड्यूस एज लैंड टैक्स। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसके लिए उसने बिस्वा को इकाई माना था, मतलब ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु फिक्स्ड द रेवेन्यू ऑन द रियल इनकम ऑफ द लैंड। फॉर दिस ही कंसिडर्ड बिस्वा एज द यूनिट। तो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट और थर्ड सही है। देखो 55% नहीं था, आपको पता है लैंड टैक्स होता था खरज, सुना है, सुना होगा, ये 50% था, ना कि 55। बाकी ठीक है, लैंड रेवेन्यू के रेट जो थे वो हाईएस्ट थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, और खरच जो था 50% था, और वो पहला मुस्लिम रूलर था जिसने रियल इनकम लैंड पे फिक्स किया था रेवेन्यू, और उसने बिस्वा। अब पता क्या होगा, कई बार क्वेश्चन में बिस्वा लिखा हुआ आ जाएगा, तो एटलीस्ट पता तो होगा आपको कि लैंड रेवेन्यू से, लैंड से रिलेटेड है कुछ, ऐसे एक फायदा हो जाएगा आपका। 34, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इतलाक नामक प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था, मतलब इतलाक करके एक प्रैक्टिस थी, वो एफएसटी ने स्टार्ट की थी, फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों से ज़कात नामक कर हटा लिया था, फूड ग्रेन से ज़कात हटा लिया था। इब्राहिम लोदी ने आगरा नामक शहर की स्थापना की थी। बताइए गलत क्या है भाई, ये तो पढ़ा होगा। आगरा किसने स्टैब्लिश किया था? इब्राहिम लोदी ने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा स्टैब्लिश्ड बाय सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ने हटाया था ज़कात, और पहला तो ठीक है ही। 35, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्म केंद्रित थी, मतलब नेचर जो था दिल्ली सल्तनत का वो रिलीजन सेंटर्ड था। दिल्ली सल्तनत काल में गैर मुस्लिमों से खराज कर के रूप में भूमि कर का 1/3 से 1/2 तक लिया जाता था। दिल्ली सल्तनत में लैंड टैक्स था खरज कर, जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था 1/3 to 1/2। मकबरों का षटकोणीय आकार मध्यकालीन भारत के लोदी वंश की विशेषता थी, हेक्सागोनल शेप बोल रहा है। टोम्स की किसकी स्पेशलिटी थी? लोदी डायनेस्टी की। दिल्ली सल्तनत में छोटे भूस्वामियों को खूट कहा जाता था, खुट या खूत जैसे भी बोलना चाहे। गलत बताओ क्या है? 35 का सी हो जाएगा गलत। ये षटकोणीय नहीं थे आकार मध्यकालीन भारत में लोदी वंश के, ये क्या थे? ये अष्टकोणीय थे, मतलब कि ऑक्टागोनल थे। बाकी ठीक है बिल्कुल। स्मॉल लैंड ओनर्स को खुट कहा जाता था, ये देख लो, दोबारा इसलिए बताती हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन बस ABCD के लिए नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, तैयारी के लिए पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं तो इतना टाइम भी नहीं देंगे ना वीडियो बनाने में, आपको पकड़ा देंगे आंसर शीट, देखते रहो अपने आप। ये डिस्कशन है, इसमें हमें प्रिपरेशन भी करनी है। एक बार यहां कर लो, एक बार अपनी जो मैंने बताया आपको पन्ना आपने बना रखा होगा अगर, तो उसको रिवाइज कर लो। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। 11th सेंचुरी में अलबरूनी हैड ट्रांसलेटेड पतंजलि's योग सूत्र इनटू अरेबिक। औरंगजेब का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था, मतलब कि डबल डोम। तो गलत बताओ कौन सा है? 36 का आंसर हो जाएगा बी। देखो, आपने अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है तो कॉमन सेंस है कि औरंगजेब के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, डबल डोम वगैरह नहीं आए थे। ये सब कब आए थे? जो ये गुंबद वगैरह आए थे लोदीज के टाइम पे आए थे। तो वो सिकंदर लोदी के टाइम पे था जब नया स्टाइल स्टार्ट हुआ था, और पहली बिल्डिंग इन्होंने ही बनाई थी जिसमें डबल डोम स्टार्ट हुआ था, सिकंदर लोदी ने। ये ठीक है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था, जामा मस्जिद ऑफ गुलबर्गा। जलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यय विभाग बनाया, कौन सा विभाग? एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, जिसको क्या बोला? दीवाने वक्फ। सिकंदर लोदी के कार्यकाल में मदने शिफाए सिकंदर शाही की रचना की गई। मदने शिफाए सिकंदर शाही किताब है भाई, ये इतनी लंबी। बताओ करेक्ट ऑप्शन। तीनों ठीक है, याद करो बैठ के अब 2 मिनट। जामा मस्जिद कब बनाई थी? 14वीं शताब्दी में, बहामनी रूलर थे फिरोज शाह, उस टाइम पे बनाई गई थी ये, ठीक है, बहामनी 14th सेंचुरी में। और खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? जलाउद्दीन खिलजी तो थे, इन्होंने एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट बनाया था। और ये एक बुक थी, किसके ऊपर थी ये बुक पता है आपको? आयुर्वेद पे थी ये किताब।
38। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया था बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बट ऑल्सो द सेंटर ऑफ हिज कल्चरल एक्टिविटीज। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या इल्तुतमिश? आंसर प्लीज। इल्तुतमिश ने। इसने मतलब टर्किश एम्पायर का ना बिल्कुल वो बनाया था इसको, राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र भी और सांस्कृतिक गतिविधियां भी बहुत चलाई थी। 39। इब्ने बतूता ने अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद रहला नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और उसने किस शासक के शासन के क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्दों से संबंधित किया? आपको पता है इब्ने बतूता, गाना भी है। रिटर्निंग, जब वापस चला गया अपनी कंट्री मोरक्को तो उसने अपना ट्रैवलॉग लिखा था अंडर द नेम रहला एंड ही एड्रेस्ड द एरिया ऑफ द रूल ऑफ विच रूलर विद द वर्ड्स हिंद एंड सिंध? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या फिर इल्तुतमिश? भाई मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तो आया था ये, तो इसी के शासनकाल के टाइम को तो चीजें लिखेगा, और किसकी चीजें लिखेगा? बस इतनी सी बात है, याद कर लो इसे। रहला किसकी किताब है? मोरक्को से आए थे ये। ट्रैवलर्स पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं काफी। 40। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं। आई डोंट नो व्हाट इज लीगल और व्हाट इज इलीगल, आई मेक लॉज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। किसने कही ये बात? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, रणवीर सिंह ने। ठीक है, चलिए। 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो नीचे दिए गए हैं, तो देख लीजिए। और मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी नाम का कुतुबाबाद रखा था, मतलब देवगिरी का नाम क्या रखा? कुतुबाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम फिर दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआब क्षेत्र में अकाल और महामारी से बचने के लिए स्वर्ग द्वारी नामक शिविर की स्थापना की थी, मतलब कैंप लगाया था नेम्ड स्वर्ग द्वारी। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने वास्तविक रूप में पहले मदरसे की स्थापना कराई थी, मतलब एक्चुअल फर्स्ट मदरसा जो है एस्टैब्लिश कराया था एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर जाएगा डी, सेकंड और थर्ड। अब देख लो, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबता रखा था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ना कि कुतुबुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक सॉरी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम रखा दौलताबाद, ठीक है। और सबसे पहले इल्तुतमिश ने एक्चुअली मदरसे बनवाए थे, ना कि एमबीटी ने, ठीक है, इल्तुतमिश। और ये तीनों चीजें याद रखना बस। अब 42 देख लो, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के विकास के लिए सोंधर नामक कृषि ऋण प्रदान किया था, लोन था जिसका नाम था सोंधर। किसके लिए? एग्रीकल्चरल लोन था बेसिकली। यह ऋण राज्य की ओर से किसानों को अत्यंत कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता था, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट पे मिलता था ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में सोंधर नामक ऋण को खत्म भी कर दिया था, मतलब देन ही अबॉलिश्ड इट। तो आपको बताना है कौन सा सही है, बताओ। तो इसका आंसर है ए, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं खत्म किया था, जब फिरोज शाह तुगलक बना राजा, एफएसटी ऐसे याद रखा करो, तब उसने ये हटा, मतलब ये लोन माफ कर दिया बेसिकली। 43 गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गाजी। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे क्या जोड़ा था? गाजी जोड़ा था, मतलब हु एडेड गाजी बिफोर हिज नेम। 1451 में बहलोल लोधी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 1451 में बहलोल लोधी। चौसा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी, मतलब गाजी से रिलेटेड सब कुछ एक ही क्वेश्चन में आपका तैयार होने वाला है अब विद इन 1 मिनट। तो 43 बताओ। तो 43 का आंसर डी हो जाएगा। देखो अब आप एक चीज देखो, मोहम्मद गजनवी ने टाइटल लिया गाजी का, गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने गाजी लगाया। 1451 में बहलोल लोधी ने गाजी का टाइटल लिया। अब क्या था, ये चौसा के युद्ध में नहीं हुआ था, ये बैटल ऑफ खानवा में हुआ था। कब हुआ था बैटल ऑफ खानवा? 17 मार्च 1500, ईयर तो देखो याद होने चाहिए, 27। बैटल ऑफ खानवा हुआ था भरतपुर में। कहां पे? इसके बाद इसमें बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। तो चौसा था नहीं था, पर चौसा बता दो जरा कब हुआ था। जजिया तो बहुत फेमस है, जजिया टैक्स, उसके बारे में आपको गलत
ऑप्शन चुनना है। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया कर को लागू किया था। मतलब मोहम्मद बिन कासिम हैड इम्प्लीमेंटेड जजिया टैक्स इन देवल ऑफ सिंध। सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने जजिया कर को खराज कर से निकालकर एक पृथक कर बनाया था। मतलब एफएसटी ने इसको क्या किया था, इसको खराज टैक्स से हटा के एक सेपरेट टैक्स के तौर पे इम्प्लीमेंट किया था। अलाउद्दीन हसन भारत का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर वसूलने का आदेश दिया था। मतलब अलाउद्दीन हसन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया हु ऑर्डर्ड टू कलेक्ट जजिया टैक्स फ्रॉम हिंदूज। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर अहमद शाह के काल में लगाया गया था। तो गुजरात में फर्स्ट टाइम किसने लगाया था, किस टाइम पीरियड में, अहमद शाह के टाइम पीरियड में। आपको बताना है कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, सी। यस, 44 का सी हो जाएगा। देखो, बहमनी रूलर था अलाउद्दीन हसन, जो पहला मुस्लिम रूलर था जिसने कहा था कि जजिया कर जो है वो नहीं वसूला जाएगा हिंदू से। मतलब जिसने ये नहीं कहा था कि वसूला जाएगा, नॉट टू कलेक्ट, और बाकी बिल्कुल ठीक है। 45, महमूद गजनवी के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। मतलब आपको अरेंज करना है इन इवेंट्स को। कालिंजर किले की घेराबंदी, सीज ऑफ कालिंजर फोर्ट, पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय, मर्जर ऑफ पंजाब विद गजनी एम्पायर, नगरकोट को लूटा गया, नगरकोट वाज लूटेड, थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर को लूटा गया, चक्रस्वामी टेम्पल ऑफ थानेश्वर वाज लूटेड। ये महमूद गजनवी आपको पता है ना, इन्वेडर था, आक्रमण किया था इसने। तो आप बताएंगे कि कब पहले कौन सी चीज हुई और बाद में कौन सी चीज हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देख लो, सबसे पहले जो कालिंजर का जो सबसे पहले क्या हो गया, महमूद गजनवी का टाइम था। तो लैंड सीज जब जो ये सीज हुई कालिंजर फोर्ट पे, ये कब हुई, 1019 में। और ये जो विलय हुआ था ये हुआ था 1022 में। और नगरकोट को लूटा था 1010 में। और थानेश्वर के मंदिर को लूटा 1014 में। तो ऐसे याद कर लो इनको, एडी 19 है ये, 1019। 46 में भी कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था, बिकम द रूलर ऑफ गौर। मोहम्मद गौरी ने पेशावर की राजधानी लाहौर पर विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी हैड कॉन्कर्ड लाहौर, द कैपिटल ऑफ पेशावर। मोहम्मद गौरी ने सियालकोट जीत लिया था, ही हैड वन सियालकोट। और मोहम्मद गौरी ने पंजाब में गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह पर आक्रमण किया था। बताइए पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। 46 का आंसर हो जाएगा ए, 1, 4, 3 और 2। अब इनके ईयर्स ही इंपॉर्टेंट हैं, वही आपको याद रखने हैं। तो रूलर कब बना था ये रूलर बना 1173 में। और पेशावर पे कब्जा कब किया, 1186 में। और मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को कब जीता, 1185 में। और ये जो था इसने अटैक किया खुसरो शाह पे 1179 में। तब देख लो, ठीक है। 47, निम्नलिखित में से किसने उम्दत उल निस्वान टाइटल अज्यूम किया, उपाधि दी गई थी, किससे दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, घियासुद्दीन बलबनी। बताइए, ये दी गई थी रजिया सुल्तान को। उपाधि का नाम ध्यान रख लो, रजिया सुल्तान पूरा नाम था जलालत उद दिन रजिया, ठीक है। और शासनकाल था कब से कब तक, 1236 से 1240 तक। और टाइटल था उम्दत उल निस्वान का। 48, निम्नलिखित में से किसे ईश्वर की भूमि का रक्षक और ईश्वर के सेवकों का सहायक कहा गया है। प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड ऑफ द गॉड एंड हेल्पर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द गॉड। अकबर, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या इब्राहिम लोदी। किसको बोला गया है, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश 1210 से 1236 अब तक याद हो जाना चाहिए। एक बार पहले भी बता चुकी हूं, जो चीज एक बार टेस्ट में बताई गई है वो पूरे टेस्ट में तो मत भूलो, कम से कम इतनी इज्जत रख लो। और इल्तुतमिश का जो था सुल्तान सैयद, फॉर्चुनेट सुल्तान, मिनहाज सिराज भी बोलते थे इसको। और सुल्तान आजम नसिर अमीर उल मोमिन खलीफा ने इनको ये टाइटल दिया था। और इनको रिकॉर्ड्स में बोला गया है प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड ऑफ द गॉड एंड हेल्पर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द गॉड। तो ऐसी कोई बातें कहीं आए तो वो जनरली इल्तुतमिश के बारे में ही होंगी, याद रखना। 49, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अकबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया था। मतलब दिल्ली को किसने छीना अफगान से, अकबर ने। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी, दीन पनाह सिटी। मुबारक शाह ने 1434 में मुबारकाबाद नगर का निर्माण कराया था।
शाहजहां ने 1638 में दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली थी। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो ये आपको सॉरी, एक मिनट, ये गलत मार्क हो गया मुझसे। ए हो जाएगा इसका। ये अकबर ने थोड़ी किया था। भाई साम्राज्य किसने स्टैब्लिश किया था? सेंटर किसने बनाया था? बाबर ने बनाया था ना, नॉट अकबर। तो आधे की तरफ बढ़ते हुए निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मुजरुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, कैकूबा। देखा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इनके ईयर पता होंगे तभी आप इनको अरेंज कर सकते हैं, और ये टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में माने जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देख लो आप। बहराम शाह वाला देख लो, 1240 से 42 हो जाएगा ये, और ये 1242 से हो जाएगा आपका 46। ऐसे याद कर लो, ये सब एक ही टाइम पीरियड के हैं तो जल्दी याद हो जाएंगे। 1246 से ये आपका हो जाएगा 65, 1265, ठीक है। और कैकू बाद हो जाएंगे आपके 1287 से थोड़ा बड़ा हो गया 1290। तो ऐसे याद कर लो। शगुन का क्वेश्चन कर लेते हैं अब, 51वां। कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है। सिंध पर पहला अरब आक्रमण, फर्स्ट अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। कन्नौज शासक के भोज राजा का राज्याभिषेक, कोरोनेशन ऑफ भोजराज। चोल शासक राजाराज का राज्याभिषेक, राजाराज का कोरोनेशन। और सुल्तान महमूद का राज्याभिषेक, कोरोनेशन ऑफ सुल्तान महमूद। बताइए। सी। ये तो भाई याद है तो याद है, पता है तो पता है, नहीं तो गलत ही होंगे ये तो ये तो पता होगा, बहुत फेमस है 712। तो ये तो ऐसे तो कर ही लोगे, सिंध पे पहला अरब आक्रमण तो जल्दी पता चल जाएगा। और राजा भोज 836। और आपका ये जो चोल शासक वाला है ये हो जाएगा आपका 985। एक बचा, ये हो जाएगा आपका 998 एडी है ये सब। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो लैंडमार्क्स है ना, उनको याद रख लो। उनके थ्रू कई बार क्या होता है, सारे नहीं याद रहते तो कुछ क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। तो ये तो बस याद रखना सिंध, बाकी बता दिए गए हैं। ऑल राइट। 52nd, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था, द बैटल ऑफ घाघरा। ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बैटल्स के। और अफगान राजा महमूद लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था घाघरा का। और महमूद लोदी को भारत के राजपूत राजाओं का समर्थन प्राप्त था। महमूद लोदी हैड द सपोर्ट ऑफ द राजपूत किंग्स ऑफ इंडिया। आपको बताना है कौन से सही हैं। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये सारी बातें ठीक हैं। तो ये पूरा आपका यहाँ पे बैटल कवर हो गया। एक तो बैटल ऑफ घाघरा 1529, ठीक है। और घाघरा किस किस के बीच में हुआ? महमूद लोदी और एम्परर बाबर के बीच में। और जीता कौन था? बाबर जीता था। और महमूद लोदी को जिसमें सपोर्ट था किसका? राजपूत किंग्स का। तो ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन जीता ये इंपॉर्टेंट है। 53, सही विकल्प सेम। करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए सारे आपको बैटल्स इंपॉर्टेंट सब कवर करा दिए जाएंगे। तो पेपर में आपके पास मैच द फॉलोइंग आए, किसी भी तरीके से आए, आप इतना होंगे केपेबल कि क्वेश्चन को डील कर लें। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1561, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1561, अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच में। हमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्यों? आप देख लीजिए, पहला बिल्कुल ठीक है 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, सेकंड बिल्कुल ठीक है अकबर और हेमू, थर्ड अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजी राव 1761। ईयर गलत है। ये तो आप याद हो गया होगा, आपको इतनी बार बता चुकी हूं मैं आपको मूवी के ऊपर बात कर करके, ठीक है। चलो 54, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। तराइन का फर्स्ट युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। दूसरा 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। बताना आपको इनकरेक्ट कौन सा है। तो आपको पता है दोनों ही ठीक है। एक में पृथ्वीराज चौहान जीता था, सेकंड टाइम में उनकी हार हो गई थी। पता है ना, बता चुकी हूं मैं आपको पहले भी टेस्ट में। ये ईयर्स प्लीज याद रखिएगा। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान विनर थे और यहाँ पे आपके ये मोहम्मद ये विनर थे। बस इतना आपको याद रखना है।
55 निम्नलिखित में से गलत विकल्प, इनकरेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, शेरशाह सूरी ने घाघरा की लड़ाई जीती, बैटल ऑफ घाघरा। शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई जीती। शेरशाह सूरी ने बिलग्राम की लड़ाई जीती और सेमल की लड़ाई जीती। आपको बताना है मतलब कौन सा गलत है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो पहला ही गलत हो गया। क्यों? बैटल ऑफ घाघरा अभी ऊपर देखा तो था आपने, कई बार पुराने क्वेश्चंस जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, याद रखना हमेशा। अभी यूपी पीसीएस जे का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, उसमें भी ऐसे कई जगह थे कि आपको एक क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है, एक क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपसे अगला उसे एज अ क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखो। तो ये तो अभी ऊपर देख लिया ना आपने कौन जीता था, तो ये सारे बिल्कुल ठीक है। अब आप देख लो घाघरा का युद्ध कब। अब मैं फटाफट से चलो आपको एक बार ईयर बता देती हूँ फिर से। 1529 बाबर जीता था। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। कौन जीता? शेरशाह जीता। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये कब हुआ? 1540। इसमें कौन जीता? इसमें भी शेरशाह जीता। और आपका बैटल ऑफ सेमल कब हुआ? 1544। यही याद कर लो सारे, इसमें भी शेरशाह जीता जी, बस इसमें बाबर जीता था। 56 सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है धनंजय, रामाभुधय, सोमदेव, ललित विघराज, जयचंद, दशरूपक या फिर दशरूपकम, यशोवर्मन, रंभ भमंजरी। बताइए, तो आपको सही बताना है कौन सा है। तो सही है सेकंड। अब आप देख लो, धनंजय दशरूपक ये वाला, और सोमदेव ललिता विघराज, जयचंद रंभभंजरी और यशोवर्मन रामाभुद्य। तो ऐसे बस आपको याद रखना, ये बिल्कुल ठीक है। सोमदेव ललित विघराज क्या है ये वैसे, ये बताओ जरा, तो पता लग रहा होगा नाम से ही। 57 गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, बंगाल को तुर्क लोग परिपूर्ण नर्क कहते थे, मतलब टर्क्स जो थे वो परफेक्ट हेल कहते थे बंगाल को। बंगाल विद्रोह ही एकमात्र ऐसा विद्रोह था जिसे बलबन ने दिल्ली से बाहर आकर दबा दिया था, मतलब बंगाल रिबेलियन को बलबन ने सप्रेस कर दिया था दिल्ली से बाहर आके। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना वसैश्या घोषित किया था, मतलब हु डिक्लेयर्ड हिज वसास्या। और वसास्या संकलित करना अफगानिस्तान की परंपरा थी, मतलब ये एक अफगानी ट्रेडिशन था। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। 57 का क्या हो जाएगा? 57 का हो जाएगा डी। ये जो है ये बरानी ने कंपाइल किया था एक्चुअली, और ये ट्रेडिशन था पर्शिया का। अब मैं आपको मतलब बता देती हूं इसका, जिनको नहीं पता है। वससिया क्या होता है? इट्स विल, वसीयत, समझते हैं? विल। बाकी बिल्कुल ठीक है। तुर्की जो थे वो बंगाल को परफेक्ट हेल कहते थे, क्योंकि सल्तनत पीरियड में इसको सिटी ऑफ रिबेलियंस भी कहा जाता था, विद्रोहों का नगर। ठीक है, बाकी बातें बिल्कुल ठीक है। तो वसीयत है ना, विल मतलब वसीयत, वसैया मतलब वसीयत है, तो ध्यान रखना। 58 अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यापारियों को परमिट, लाइसेंस जारी किए जाते थे? तो कौन करता था? परवाना नवीस, बरीद मुमालिक, वकीले दर या सरजानदार। टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बता दो। तो या आपको परवाना समझ आ रहा है? परवाना ऐसे मतलब थोड़े से वर्ड्स होते हैं ना जो हमने कहीं सुने होते हैं, उससे ही लग जाता है। तो ये जो है आपका परवाना नवीस कौन होता था? ये परमिट देता था व्यापारियों को। और बरीद मवालिक क्या होता था? बरीद समझते हैं? स्पाई, इंटेलिजेंस ऑफिसर जो होता है वो। और वकीले दर क्या होगा? जो पैलेस जो होगा उसका चीफ ऑफिसर था, जो महल था उसका, और राजमहल के कार्य की देखरेख करने वाला बेसिकली। और सरजानदार कौन होता था? ये सुल्तान का जो अंगरक्षक होते थे ना, उनका मुखिया होता था, मतलब ही वॉज द बॉडीगार्ड। ये सलमान खान था एक्चुअली, जो बॉडीगार्ड में सलमान खान है वो। चलिए 59 निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था? लास्ट सुल्तान ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो अबू बकर शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या नसरुद्दीन महमूद। ये आपको पता होने चाहिए, पहले और आखिरी, ये इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक डायनेस्टी के। बताओ, तो इसका डी हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। तो ये 1394 से 1412 तक था इनका, ये लिख लो। चलो 1394 से 1412 तक इनका ये टाइम पीरियड था। ये लास्ट सुल्तान थे तुगलक डायनेस्टी के। इनके वजीर को बोलते थे मल्लू इकबाल, तो ये याद रखना। 60 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कुछ विद्रोह हुए थे ना, उनको करना है हमें, उन रिवोल्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मुल्तान में शाहू अफगान का विद्रोह, गुलबर्गा में अली शाह का विद्रोह, बीदर में शिहाब सुल्तानी का विद्रोह। तो आपको बताना है पहले कौन सा बाद में कौन सा।
बताओ, आंसर ये हो गया इसका 3, 2 और 1। नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे एक पहले इसके वो देख लो, फिर ऑप्शन बना लेना। ये इंग्लिश वाले में शायद गलत दिया हुआ है। देखो, मुल्तान में शाहू का पहले देख लो 1341, पहले इनके ईयर लिखा देती हूँ मैं आपको। और गुलबर्गा में है 1339। और ये आपका शिबानी वाला हो गया, शिहाब सुल्तानी का, जो शिहाब सुल्तानी का विद्रोह बिदर में 1339 से 3839 हो जाएगा। ये 3839। तो ये इसका ये सेकंड ये ठीक है, ये इसमें ऑप्शंस ऐसे अरेंज्ड हैं, तो ये बी हो जाएगा इसका। ये 2 में है तो इसलिए। और एक और हुआ था फखरुद्दीन शाह का विद्रोह, वो हुआ था 1338 में। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है, तो 1338 में फखरुद्दीन शाह का हुआ था, बाकी ये दिए हुए हैं। 61 सल्तनत प्रशासन से संबंधित शब्दों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन से, दिल्ली सल्तनत से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। मुशराफे ममालिक, महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल। मुस्तफे ममालिक, पेंशन विभाग, पेंशन डिपार्टमेंट। दीवान इशराफ, महालेखा परीक्षक, ये ऑडिटर जनरल। और दीवान इस्तिहाक ये है लेखा परीक्षक विभाग। कौन सा? ऑडिटर्स डिपार्टमेंट। तो बता दो कौन सा सही है, ये बताना है हमें। तो पहला ठीक है बिल्कुल। मुशरफे ममालिक कौन होता था? अकाउंटेंट जनरल। और मुस्तफी ममालिक कौन होता था? ये मुस्तफी ममालिक ये था ऑडिटर जनरल। और दीवान इशरफ ऑडिटर डिपार्टमेंट, दीवान इशरफ। और नीचे वाला, और आपका दीवान इस्तिहाक था आपका पेंशन विभाग, ठीक है। और मुमलिक था ऑडिटर जनरल। ये 62 निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे विभाग की स्थापना की थी, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हैड नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान, इमलाक विभाग, दीवानी खैरात, दीवानी रियासत। बताओ कौन सी नहीं की थी? तो इसका आंसर है डी, दीवाने रियासत इन्होंने नहीं किए थे, बाकी इन्होंने किए थे। तो दीवाने बंदगान किया था, दीवाने इमलाक विभाग किया था, दीवाने खैरात चैरिटी विभाग होता था वो किया था, दारुल शफा किया था। और दीवानी रियासत किसने किया था? एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर? चलिए 63 पे आ गए हम। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन देखो, संगम राजवंश के संस्थापक, फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी, वी नरसिंह। सालुव राजवंश के संस्थापक, सालुव डायनेस्टी के फाउंडर हरिहर बुक्का। तुलुव राजवंश के संस्थापक नरसिंह। और अराविडू राजवंश के संस्थापक तिरुमल। मैंने बताया ना, फाउंडर और लास्ट वाले रूलर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पूछता है काफी। तो अराविडू वंश के बेसिकली संस्थापक थे तिरुमल। सही विकल्प ये है। हाँ, ये ठीक है, बाकी गलत हैं। अब देख लो, संगम डायनेस्टी तो आपको पता होगा, वी नरसिंह कहां से हो जाएगा? संगम डायनेस्टी के संस्थापक हरिहर बुक्का थे, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये तो। और सालुव वंश के नरसिम्हा थे ये। और ये वाले, और तुलुव वंश के कौन थे? तुलुव वंश के ये वीर नरसिंह थे। तो ये देखो, बेसिक वाले तो याद रखना, पूछते ही पूछता है। ये सब आपको लिस्टिंग वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। जिन लोगों ने हमारा पेड कोर्स लिया हुआ है और वो मटेरियल पढ़ के फिर ये टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो उनका बहुत पेपर ठीक जा रहा होगा, ये वाला वो बता सकते हैं कमेंट डाउन करके। 64 निम्नलिखित में से किस शासक का शासनकाल सबसे छोटा था? रूलर हैड द शॉर्टेस्ट रेन, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? बताइए आपको क्या पता होना चाहिए? 64 का बी हो जाएगा, जहांगीर का सबसे छोटा था। अब आप इनके शासनकाल देख लो एक बार। अकबर का 1500, लो लिख देती हूँ, 1556 से कब तक था अकबर का? 1605। और जहांगीर का 1605 से 1627। और शाहजहां का 1628 से 1658। और औरंगजेब का था 1658 से 1707। तो क्लियर है, जहांगीर का हो गया सबसे छोटा। भारत में किसका मकबरा स्थित नहीं है? Whose tomb is not situated in India? हुमायूं का, जहांगीर का, औरंगजेब का, अकबर का। ये तो बेसिक दिमाग से भी बता दोगे। बताओ, जहांगीर का नहीं है यहाँ पे भाई। हुमायूं का तो दिल्ली वाले तो सब गए ही होंगे एक बार। हुमायूं का दिल्ली है, जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में। लाहौर कहाँ है? औरंगजेब का कहाँ है? दौलताबाद में। और अकबर का
ये तो पता होगा, सिकंदरा, लाहौर, और जहांगीर का नहीं है। 66 निम्नलिखित में से किसको फूलों से विशेष लगाव था? उसी के संकेत पर कवि मतीराम ने गुले आफ्शा नामक शाही उद्यान की प्रशंसा में फूल मंजरी की रचना की थी। देखो जरा, Who among the following had a special attachment to flowers? On his signal, poet Mataram had composed Fool Manjari in praise of the royal garden named Gule Afsha. हुमायूं, जहांगीर, शेरशाह सूरी, शाहजहां। बताओ तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर को लगाव था विशेष फूलों से, तो उसी के कहने पे गुले अफशा बनाया गया था। आजकल तो गाने बनते हैं बहुत। अच्छा, गाने पूछूंगी तो कमेंट डाउन करोगे? क्योंकि आजकल कमेंट तो कर ही नहीं रहे हो, तो गाना बता दो। चलो, आजकल गाना है ना बड़ा फेमस, पंजाबी गाने सुनता है कोई? चलो कोई नहीं, ना तो आंसर्स बताते हो ना गाने बताते हो, तो बस याद जरूर कर लो भाई, पेपर क्लियर कराना कैसे भी। बताओ मत बताओ, हमारा क्या जाएगा। 67 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। गुरु नानक, संगत सभा की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ संगत सभा। गुरु अंगद, गुरुमुखी, फादर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट, गुरुमुखी लिपि के जनक। और गुरु अर्जुन देव, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। गुरु अर्जुन देव, कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। तो बताइए सही विकल्प। ऑल ऑफ देम, सभी हैं सही। क्या बताऊं इसमें, याद कर लो इसको एज इट इज। 68 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल, मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, मतलब मॉडर्न आर्मरी स्टैब्लिश की थी हैदर अली ने डिंडीगुल। औरंगजेब का प्रमुख दीवान असद खान था, औरंगजेब चीफ दीवान। राजा रंजीत सिंह ने मुंबई में अदालत आला की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्या होता है वो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका प्रारंभ किया था, उसको स्टार्ट किया था। तो आपको बताना है गलत कौन सा है। ये गलत है। ये भाई बॉम्बे में क्या करेंगे ये स्थापना, तो थोड़ा सा लॉजिक से देख लो। अमृतसर लिखा होता है एक बार को, वैसे लाहौर है इसका आंसर। बाकी ठीक है बिल्कुल। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके पेंटर्स के नाम, जहांगीर के टाइम के पेंटर्स, अकबर के टाइम के पेंटर, इनके दीवानों के नाम, ये सब पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं यहाँ पे ऐसी कुछ भी उठा के पूछ रहे हैं। 69 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। बेरोजगारों के सहायता के लिए दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनाया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में आया था। मंगोल इन्वेडर चंगेज खान हैड कम टू इंडियाज नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ड्यूरिंग द रेन ऑफ हुम, कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबर ने अपने बाबर नामा में मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया है, मतलब बाबर ने मेंशन किया है मेवाड़ स्टेट इन हिज बाबर नामा। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है? बी, सेकंड गलत है। क्यों भाई? मंगोल इन्वेडर इल्तुतमिश के टाइम पे आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे नहीं आया था। ये गलत है। इल्तुतमिश लिख देती हूं, बाकी ठीक है। फिरोज शाह तुगलक बेरोजगार कार्यालय और बाबरनामा ने मेवाड़ की बात उसमें की है। 70वां प्रश्न, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। 100 बार रटा चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ एट मसूलीपट्टनम। ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली, बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में कहा बनाया कारखाना? हरिहरपुर, बालासोर, उड़ीसा में। तो बता दो जरा, मतलब अरेंज कर दो, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। तो फर्स्ट 3 और सेकंड है इसका आंसर। अब जरा अरेंज कर लेते हैं। तो ईयर्स देख लो, मसूलीपट्टनम 1616, ये 16, ये 16, और बंगाल में 1651, और आपका उड़ीसा में कब बनाया? 1633। ठीक है, याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो 71 क्वेश्चन देखेंगे अब हम। कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार के लिए एक फरमान जारी किया। हमें बताना है कब। वास्को ड गामा की देखिए दूसरी यात्रा, पहली सबको याद होती है। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बर्की का भारत में आगमन, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, स्थापना। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ईयर्स याद करने बहुत जरूरी है, मतलब ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट। तो सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। आप देख लीजिए, वास्को ड गामा सेकंड टाइम कब आया था? हाँ, औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए फरमान जारी किया। वो कब किया? 1667 में। और वास्को ड गामा पहली बार कब आया था? चलो ये तो बता दो। दूसरी बार 1501 में आया।
और अल्बरकीक ये कब आया? 1509 में आया। और आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश हुई? 1602 में। ठीक है, अब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं, उनमें से हमें गलत चुनना है, इनकरेक्ट। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था, मतलब कोचीन को हेडक्वार्टर बनाया था, और ब्लू वाटर पॉलिसी इसने अपनाई थी। 1511 में इसने दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण बाजार मलक्का पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ये पूछ रहा है, तो आप बताएंगे अब क्या हो जाएगा इसका? गलत कौन सा इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, सी, सॉरी, ब्लू वाटर पॉलिसी। एक्चुअली ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है फ्रांसिसो डी अल्मीडा, और बाकी इसके बारे में बिल्कुल ठीक बातें दी हुई हैं, बस ये गलत हो जाएगा ये। तो 73 प्रथम डच कारखाना। देखिए ये डच फैक्ट्री, इंग्लिश फैक्ट्री कब कहाँ, ये रिपीटेडली पूछा जाता है। तो सूरत, विमलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, पीपली, बताइए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मसूलीपट्टनम। ठीक है, अब डचों ने 1605 में बनाया था यहाँ पे अपना फैक्ट्री, और 1616 में सूरत में बना, फिर 1641 में विमलीपट्टनम में, और पहला डच स्टैब्लिशमेंट, पहला डच फैक्ट्री बेसिकली वो कहाँ पे बना? वो आपका बनाया गया पीपली में। कब बनाया? पीपली बनाया 1627 में, 1616 में सूरत में, और विमलीपट्टनम में कब बनाया? 1605 में बनाया मसूलीपट्टनम में, तो अर्लीस्ट ये हो गया। और पीपली में 1627 में, तो पहला ये हो गया ना। और विमलीपट्टनम का ईयर क्या बताया मैंने आपको? 1641 आखिर में, देख लो। 74 1601 से 1612 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे की दर कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष थी? मतलब हाउ मच परसेंट पर एनम? 1601 से 1612 कितना इनको प्रॉफिट हो रहा था? 15, 20, 25, 30%, ये पूछ रहे हैं। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा? तो 20% का प्रॉफिट था। 75 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था, मतलब फर्स्ट इंग्लिशमैन था, ठीक है, जिसने यहाँ पे आया था बाय सी। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कारखाने लगाने की अनुमति दी थी। जहांगीर ने अलाउ कर दिया था कि आप एक परमानेंट फैक्ट्री लगा लो सूरत में। और 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी, मतलब ट्रेडिंग हाउस बेसिकली मसूलीपट्टनम में 1611 में। आपको बताना है कौन सा गलत है। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। देखो, कैप्टन हॉकिंस पहला इंग्लिशमैन था, और इसको जहांगीर ने ही इंग्लिश खान का भी कहा था, तो याद रखना थोड़ा, ऐसे एक एक्स्ट्रा फैक्ट है ये। और पोर्चुगीज को डिफीट, ये क्वेश्चन आपसे पुराने टेस्ट में पूछा भी गया है, पोर्चुगीज को हरा दिया था अंग्रेजों ने, तो जहांगीर को बड़ा इनसे इंप्रेशन आ गया, तो इसने बोल दिया 1613 में कि आ जाओ भाई, लगा लो यहाँ पे फैक्ट्री सूरत में। और 1611 में इन्होंने एक ट्रेडिंग पोर्ट बनाया था मछलीपट्टनम में मसूलीपट्टनम, और ये पोर्ट था किसका? गोलकोंडा स्टेट का। ये तो ऐसे ऐसे किस्सा था। 76 निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से 1917 के चंपारण आंदोलन से संबंधित था? मतलब डायरेक्टली रिलेटेड बोल रहा है ये। 1917 चंपारण मूवमेंट, तीन कंठिया याद आ रहा है कुछ? महादेव देसाई, नरहरि पारेख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सारे थे इंक्लूडेड, सभी इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। ये सब लोग डायरेक्टली रिलेटेड हैं मूवमेंट ऑफ 1917 से। गांधी जी का पहला इन्वॉल्वमेंट था ये। मुंबई में 77 मुंबई में 1921 में प्रकाशित एक प्रचार पुस्तिका गांधी बनाम लेनिन, गांधी वर्सेस लेनिन क्या थी? एक प्रोपेगेंडा बुकलेट थी। तो निम्नलिखित के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? राइटर पूछ रहा है। यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष या फिर ऐसे डांगे, बताइए। ऐसे डांगे फेमस किताब है, पैम्फलेट है, आपको पता होनी चाहिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के फाउंडर थे ये, बाकी के तीन लोग एक्स्ट्रा बता रही हूँ, बाकी ये आप देख सकते हैं। बॉम्बे से ये पब्लिश होती थी, ईयर भी दिया हुआ है और लेखक भी दिए हुए हैं। आते हैं ऐसे सवाल। 78 वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था, जो किस वर्ष विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। मतलब 1901 में ही स्टार्टेड अ स्कूल शांति निकेतन विच वाज कन्वर्टेड इनटू अ वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी इन विच ईयर? विश्व भारती उसका नाम मतलब कब रखा गया? ईयर पूछ रहा है। तो 1918 में ये हो जाएगा इसका आंसर।
और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? महान प्रहरी, ग्रेट सेंटिनल। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको जान के हैरानी होगी मतलब आपको जान के बाद पता चलेगी कि ये जो सवाल हैं ये पीसीएस के इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये सवाल पूछा गया। तो ये मत समझिए फैक्ट आपका पीछा छोड़ देंगे, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा आपका और फिर फैक्ट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। फैक्ट ही आपकी नॉलेज को दर्शाते हैं। ओपिनियन मैटर करती, ओपिनियन बनती ही फैक्ट से है, याद रखिएगा ये बात। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के संबंध में, मतलब इनके रिलेशन में इनकरेक्ट। इन्होंने 1936 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। बाद में यही पार्टी ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में परिवर्तित हो गई थी। और इन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी इसकी स्थापना की थी। आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। सोसाइटीज, उनसे रिलेटेड लोग, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट पहला वाला है, देख लीजिए। अब बात यह है कि इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की 1936 में, जिससे इन्होंने 15 सीटें जीती 1937 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। बाद में इस पार्टी का नाम बना ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लेबर, देखो लेबर जहां पे आया आपको थोड़ा क्लिक करना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड नहीं होगी ये बात। और फिर इन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोजी, कहां पे, कब, 1945 में। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखो। 80, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, डेनमार्क ने भारतीय व्यापार के लिए 1620 में तंजौर में अपना केंद्र स्थापित किया था। डेनमार्क ने सेंटर बनाया था तंजौर में। ठगी की प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ ठगी को समाप्त कर दिया गया 1830 में। भारत आने वाला पहला डच जहाज रेड ड्रैगन था, फर्स्ट डच शिप। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की थी, इरिगेशन कमीशन बनाया। बताइए कौन सा गलत है। ये नहीं बता पाए तो बेकार है पढ़ाई लिखाई। सी, ये पहला डच जहाज था क्या? कौन सा जहाज था? पहला अंग्रेजी जहाज था, इंग्लिश शिप। बाकी बिल्कुल ठीक है बातें। लॉर्ड विलियम बैंटिंग गवर्नर जनरल थे। कर्नल स्लीमन, ठगी प्रथा पे रोक, याद है कर्नल स्लीमन। और पहला इंग्लिश शिप ये था। और इसके जो ये कौन थे? मॉनक्रीफ। लॉर्ड कर्जन ने इरिगेशन कमीशन 1901 में बनाया था। और चेयरमैन कौन थे इसके? सर सी के, याद करो, स्कॉट, और इनका सरनेम मॉनक्रीफ, याद रखना। मॉनक्रीफ आयोग ऐसे पूछ लेगा। 81, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने 1942 में आजाद हिंद फौज के गठन में सहायता की थी? आजाद हिंद फौज के लीडर्स पूछ रहा है। मोहन सिंह, रासबिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल। क्वेश्चंस आते रहेंगे ऐसे वाले, तीनों ही थे भाई। आजाद हिंद फौज 1942 में बनी थी। 1942 में मार्च में रासबिहारी बोस एक इंडियन थे जो कहाँ रह रहे थे? जापान में रह रहे थे। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और इन्होंने कहा इंडियन नेशनल आर्मी बनाएंगे। और कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल ने मिलकर आजाद हिंद फौज बनाई थी। वर्ष 1939 में किस शहर में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सितारमैया के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? इन विच सिटी द ईयर 1939 सुभाष चंद्र बोस हैड अगेन वन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल पोस्ट अगेंस्ट गांधी जी कैंडिडेट पिताभी सितारमैया? रामगढ़, फैसपुर, हरिपुरा, त्रिपुरी। कांग्रेस के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे याद होने चाहिए। त्रिपुरी क्राइसिस पढ़ा है? तो उसी में हुआ था ऐसा। सुभाष चंद्र बोस असल में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे आईएनसी में, कहां पे? हरिपुरा सेशन में, ठीक है। कब? 1938 में। अब त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने फिर से जीत लिया था। और जब गांधी जी को मतलब बुरा लग गया था इस बात का, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? और तब उन्होंने कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी हार है, ऐसे करके तो इन्होंने छोड़ दिया था। सब मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने बताया भी है, मॉडर्न हिस्ट्री वाले वीडियो में ये सब। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। और एक बात और है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने बोला था? चलिए ये कमेंट करके बताइए आप। सुभाष चंद्र बोस का क्वेश्चन आ गया, इनको देश नायक बुलाते थे। अब आप मुझे बताएंगे ये इनको किसने बोला था। 83, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन, फर्स्ट रूरल सेशन 1936 में कहां हुआ? फैसपुर में। अब फैसपुर कहां पे है? चेयरमैन देखिए कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आसान क्वेश्चन है, बता देंगे आप 2 मिनट में। कहां है? महाराष्ट्र में है फैसपुर, ठीक है। चलो 84, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान निम्नलिखित में से कौन बंबई के विभिन्न भागों में नियमित रूप से कांग्रेस के गुप्त रेडियो का प्रसारण किया करता था, जिसे मद्रास तक सुना जाता था? सीक्रेट रेडियो चलते थे कांग्रेस के, तो कौन करता था रेगुलर? नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री। बता दोगे नहीं बताओगे इस चीज को? वेरी फेमस राम मनोहर लोहिया।
गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। गांधी जी ने बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। यूसुफ मेहरली ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। यूसुफ मेहरली कॉइन्स द टर्म को स्लोगन साइमन गो बैक। भिकाजी कामा को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। तो आप बताएंगे कौन सा गलत है? तीसरा गलत है। क्यों? अरुणा असफ अली, नाम सुना आपने? अरुणा असफ अली, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उनको जाना जाता है ग्वालियर टैंक पे, उन्होंने झंडा फहराया था। अरुणा असफ अली। बाकी ठीक है, बिल्कुल ये याद रखना। सेकंड फैक्ट। 86 गांधी जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। और ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बनाओ इस क्वेश्चन पे। पहले सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे विनोबा भावे। मतलब सब कुछ ही प्रिपेयर करा देंगे हम लोग आपको। चलिए आंसर क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल पहले, केवल दूसरा। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे पहले, विनोबा भावे पहले, इस पे फर्स्ट लिख दो। और आपके सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यहां लिख देती हूँ। और आपके तीसरे थे ब्रह्मदत्त। किसी को सिर्फ पहला याद होता है, किसी को दूसरा याद होता है, तीसरे तक आते आते सबकी एनर्जी कम हो जाती है। आपको तीसरे याद रहेंगे, तीनों याद रखो। और भाई ये जरा क्रोनोलॉजी, अक्टूबर 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह। 87 निम्नलिखित में से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, पुरुषोत्तम विक्रमदास, गंगा शरण सिंह। पहले और दूसरे, ये दोनों। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी कब बनी? 1934 में। और फाउंडर कौन थे? फाउंडर पूछ रहा है ये, देखो संस्थापक पूछ रहा है ये, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। बाकी के मेंबर्स अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू समानी, राम मनोहर लोहिया, आपके पुरुषोत्तम विक्रमदास और गंगा शरण सिंह, यूसुफ मेहराले। अभी ऊपर देखे थे आपने यूसुफ मेहराले, क्या कॉइन किया था उन्होंने, और कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, फाउंडर्स पूछ रहा है ये, मेंबर होता तो ये सारे होते। 88 सही विकल्प का चयन करें। किसके बारे में? अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइज हुई दिसंबर 1927 में। और इसमें विभिन्न रियासतों से 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। पॉलिटिकल वर्कर्स 700, बलवंत राय मेहता, गोपाल गणेश अगरकर और जी आर अभ्यंकर ने से इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा क्यों गलत हो गया? बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी, ठीक है, और जी आर अभ्यंकर वो थे, गोपाल गणेश अगरकर नहीं थे, ठीक है। बाकी ठीक है बिल्कुल। थोड़ा सा डिफरेंट है, याद होना चाहिए आपको, कई बार ऐसे अनयूजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1926 में। दो चीजें तो आपको क्वेश्चन में आ गई। अब बोल रहा है किसकी अध्यक्षता में हुई, इन हुज अंडर हुज चेयरमैनशिप? एमसी राजा, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिराव फुले और भीमराव जी अंबेडकर। ये तो बता दोगे, फटाक से बता दो। नहीं बता पाओगे? ए एमसी राजा। ईयर याद रखना 1926, ठीक है। 90 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? बोल रहा है सोल रिप्रेजेंटेटिव। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव जी अंबेडकर। बताओ। एक्चुअली इसमें से कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी थे जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अकेले थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि, ठीक है। अब देखो, महात्मा गांधी ने कब आईएनसी का, सरोजनी नायडू भी थी, मदन मोहन वालिया भी थे और एनी बेसेंट भी थे उस वाली कॉन्फ्रेंस में। और कब से कब तक हुई थी? अच्छा, तीनों ही लंदन में हुई थी, तो पता है ना। अब इसकी डेट देख लो, 7 सितंबर 1931 से, देख देती हूँ लो, सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड की में मेरे को डेट्स लिख के बताओ। 1 सितंबर 1931 से कब तक? 1 दिसंबर 1931। फालतू का टाइम वेस्ट कराते थे ये लोग इतने इतने दिन। 91 निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1929 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के स्वयं सेवकों का एक खुदाई खिदमतकार नामक संगठन बनाया था? इतना फेमस क्वेश्चन है तो आंख बंद करके भी सही हो जाएगा। बता दो जरा, पढ़ूं ऑप्शंस के ऐसे ही बता दोगे? खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी कहते थे इनको, बोलते थे नहीं बोलते थे? लाल कुर्ती करके जो आज भी जगहें हैं ना,
तो वो इन्हीं के नाम पे बनी थी, क्योंकि वो लोग रेड शर्ट मूवमेंट बोलते थे इसको, वो लोग रेड कलर की शर्ट्स पहनते थे। ओके 92 सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा है? ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारतीय रिपब्लिकन सेना के नाम से घोषणा पत्र जारी किया और भारतीयों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने का आह्वान किया? क्या? मैनिफेस्टो इन द नेम ऑफ इंडियन रिपब्लिक आर्मी एंड हैड कॉल्ड अपॉन द इंडियंस टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। पी कृष्ण पिल्लई, खान अब्दुल गफ्फार खान, जेएम सेन गुप्ता या सूर्य सेन? बताओ। सूर्य सेन, मास्टर दा बोलते थे इनको। करोड़पति में सवाल आया था इसके ऊपर, ऐसी मत समझना, ठीक है। चलो 93 इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के फाउंडर्स पूछ रहा है, सिंपल। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। बताओ। बी हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। कब बनी थी? 1928 में। ये सब ईयर्स याद रखो। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसको फॉर्म किया था मिलके। ऑलराइट। 94 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए किसको संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की आजादी का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है? द लास्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बिगिन। किसको संबोधित करते हुए कहा था? भारतीय लोग, ब्रिटिश शासन, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था, और यहीं पे उन्होंने गांधी जी को महात्मा बुलाया था, मतलब फादर ऑफ नेशन बेसिकली, यहाँ पे फादर ऑफ नेशन। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है काफी। 95 वर्ष 17 से 18 के बीच में, 1917-18 के बीच में के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों में हिस्सा लिया। देखो सब कुछ तो टेस्ट में प्रिपेयर हो रहा है। इससे संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। चंपारण बिहार किसानों का आंदोलन था, मूवमेंट ऑफ अहमदाबाद आंदोलन गुजरात मूवमेंट ऑफ फार्मर्स, और खेड़ा गुजरात फार्मर्स। बताओ भाई, ये भी नहीं बताओगे क्या? क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। अब देख लो क्यों भाई। देखो चंपारण मूवमेंट बिहार, ठीक है बिल्कुल, और अहमदाबाद गुजरात, और खेड़ा मूवमेंट, चंपारण और खेड़ा फार्मर्स के थे, लेकिन अहमदाबाद वाला किसके लिए था? गलत पूछ रहा है ये। अहमदाबाद वाला किसके लिए था? ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए था। वो बोलते हैं ना गांधी जी ने केक खाया ऐसे करके, ये एक चंपारण और आपका अहमदाबाद और खेड़ा, ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ऐसे करके याद कर सकते हो। मतलब बाकी जो आपके पास हो ट्रिक उससे कर लो भैया। 96 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। 4 जून 1903 को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार निकाला था। न्यूज़पेपर्स बड़े इंपॉर्टेंट है और उनके एडिटर्स। ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। बता दो जरा इनकरेक्ट कौन सा है? दोनों ठीक है बिल्कुल। साउथ अफ्रीका से निकाला जाता था ये न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन, और इसकी भाषाएं चारों थी। तो देख लेना कई बार क्या होगा, इनमें से 3 बोल देगा, इसमें से कुछ और भाषा हटा के कुछ और लगा देगा, तमिल की जगह तेलुगु लिख देगा, ऐसे कंफ्यूज कर देगा। अब तो अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो हंसी दिखा दो चेहरे पे थोड़ी सी। निम्नलिखित में से किन्होंने मिलकर 1904 में मसूलीपट्टनम से किस्तना पत्रिका, किस्तना मैगजीन स्टार्ट की थी 1904 में मसूलीपट्टनम से? टी प्रकाशम, कृष्णराव, वीरेशलिंगम, पंतलू। बताओ क्या होगा इसका आंसर? ए 1 और 2, ठीक है। टी प्रकाशम और कृष्णराव ने स्टार्ट की थी ये मैगजीन किस्तना मसूलीपट्टनम से। मतलब ये तो देखो अनयूजुअल मैगजीन है, थोड़ा सा याद कर लो यहीं पे। 2 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगा लिया करो ऐसे क्वेश्चंस में, पॉज कर लिया करो वीडियो। 98 निम्नलिखित में से किसने भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा 1906 में बजबज नामक स्थान में भारतीय मिलहैंड्स यूनियन, इंडियन मिलहैंड्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? एट अ प्लेस कॉल्ड बजबज। अश्विनी कुमार बनर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी, मोतीलाल घोष, ब्रह्मबंधव उपाध्याय। ए हो जाएगा आंसर, अश्विनी कुमार बैनर्जी। देखो ये एक इंडिजीनियस एक्टिविस्ट थे, स्वदेशी कार्यकर्ता थे। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और जो बजबज है, अच्छा बजबज बता दो कहाँ है? ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ टेस्ट में। फिलहाल बताओ आज के टाइम पे बजबज कहाँ पे है, ये बताओ।
चलिए 99वें क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन के विरोध में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये सुझाव दिया था कि लोगों को सभी ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना चाहिए? मतलब कि जब बंगाल पार्टीशन होने वाला था तो किसने सजेस्ट किया दैट पीपल शुड बॉयकॉट ऑल ब्रिटिश गुड्स? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र या आनंद मोहन बोस? किसने दिया था ये सुझाव? तो ये कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कौन थे ये एडिटर थे बंगाली मैगजीन के। उस मैगजीन का क्या नाम था? संजीवनी। ठीक है, और एडिटर थे, उन्होंने ही सुझाव दिया था कि भाई ऐसे ऐसे आप बॉयकॉट इशू करना चाहिए सबके अगेंस्ट। चलिए खुश हो जाइए जरा, खुशी से भरा क्वेश्चन आ चुका। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादाभाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया था? पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे इनमें से? सरोजिनी नायडू और मदर टेरेसा, भिकाजी कामा, विजयलक्ष्मी पंडित? कौन थी? भिकाजी कामा थी इनकी पर्सनल सेक्रेटरी। ठीक है, तो खत्म हो गए क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। आपको अपना स्कोर मुझे कमेंट डाउन करके बताना है। और भाई एक आध कोई जना, कोई भला आदमी ऐसा कर दो कि अपने A4 शीट की भी फोटो खींच के पोस्ट कर दो, दूसरे बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाएंगे उससे कि चलो कोई तो कर रहा है। अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज कर लो, पेपर आ रहा है नजदीक, सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बाकी ये हमारे पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम पेजेस का है हमारा ये पूरा कोर्स, बहुत छोटा कर दिया गया है। अब लोग कहते थे पापा वीडियो इतनी बड़ी बड़ी बना देते हो, आप कौन पढ़े कौन करे, फिर कहते हो सब कुछ हमारे कोर्स से आ गया। तो अब कम में से कम पढ़ के कर लो, कम है पेजेस, और वीडियो देख लो, इस रिवाइज कर लो। बाकी वीडियोस तो फ्री थे, फ्री हैं और फ्री रहेंगे। पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।